नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को अलग-अलग नामों से संबोधित किया। इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। आइए देखते हैं आदिकाल का नामकरण। काल विभाजन के बाद अध्ययन की सुविधा के लिए प्रत्येक काल को कोई न कोई नाम देना आवश्यक होता है, जिससे साहित्य के इतिहास में एक व्यवस्था आती है। इसीलिए साहित्य इतिहास को कई कालों में विभक्त कर उसका नामकरण किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रारंभिक काल को अलग-अलग नामों से अभिहित किया। सबसे पहले बात करते हैं चारण काल। चारण काल जो नाम है वो दिया गया गिरियसन के द्वारा। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल और आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और वीर काल जो नाम है वो दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसके अतिरिक्त बात करते हैं अंधकार काल। तो कई जो मतभेद था उसमें अंधकार काल को लेकर के भी कमल कुल श्रेष्ठ के द्वारा इन्हें आदिकाल को जो अंधकार काल है वो नाम दिया गया। काल विभाजन के समान नामकरण का प्रथम श्रेय भी गिरियसन को जाता है। गिरियसन जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें उन्होंने साहित्य इतिहास से संबंधित बातों को बताया था। उन्होंने आदिकाल का द बार्डियो पीरियड यानी कि चारण काल नाम दिया। इसका समय 700 से लेकर 1300 एडी माना जाता है। लेकिन गिरियसन ने इस समय अंतराल के किसी भी चारण कवि या रचना का उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया। इसीलिए गिरियसन द्वारा दिया गया नाम उपयुक्त नहीं है। आगे के इतिहासकारों ने यह नाम स्वीकार नहीं किया। आदिकाल नाम को गिरियसन के द्वारा चारण काल नाम है जो दिया गया, लेकिन चारण काल से के नाम से इसकी जो संपूर्ण प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनका बोध नहीं होता है। इसीलिए इतिहासकारों ने इस मत को क्या कर दिया था, स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक काल की। मिश्र बंधुओं ने आदि काल को आरंभिक काल का जो नाम है वो दिया। वे इस काल को दो वर्गों में विभक्त करते हैं। उन्होंने आदि काल को दो भागों में विभक्त किया। पहले भाग का जो नाम था पूर्वारंभिक काल दिया गया, जिसका समय 700 से लेकर 1343 संवत माना गया, और दूसरे भाग को उन्होंने उत्तर आरंभिक काल का नाम दिया, जिसका समय 1744 से लेकर 1444 संवत से ही अभिहित करते हैं। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल का संबंध अपभ्रंश से जोड़ते हैं, लेकिन उत्तर आरंभिक काल में आदि काल की कोई भी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती, बल्कि उस समय तक भक्तिकालीन प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं। अतः यह नाम भी असंगत है। आरंभिक काल भी जो नाम था वो विद्वानों ने जो इसमें असंगत दिखाई देता है, इसीलिए इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं वीरगाथा काल की। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा। वे इस नाम को संबोधित करते हुए लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय ही नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। अतः इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ हुआ, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों में एक विशेष रूप से बंधी हुई पाते हैं। इस समय के जो कवि थे वो राजाश्रित थे। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे और अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन किया करते थे, यह उन परंपराओं रासों के नाम से जो है जानी जाती हैं, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर इसका नामकरण आदिकाल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल किया, वो इस प्रकार है, देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 ही बताई हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। देश भाषा और काव्य की 8 पुस्तकें शामिल की गई हैं। कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमक जस चंद्रिका, परमाल रासो और अमीर खुसरो की पहेलियां। और बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति की जो पदावली है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये सब आदिकालीन प्रमुख रचनाएं हैं, जिनको आधार बना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन्हीं में से अंतिम 2 बिसलदेव रासो को छोड़ करके जो बाकी सभी रचनाएं थी वो क्या थी, वीर गाथात्मक थी। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता था। यह सब जो मत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चल करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं 12 रचनाओं का हवाला देते हुए लिखते हैं, इधर हाल ही की जो खोजों से पता चला है, जिन 12 पुस्तकों के आधार पर
शुक्ल जी ने इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया, उनमें से कई पीछे रह गई और कई नोटिस मात्र हैं। अतः कई के संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि उनका मूल रूप क्या है। इस विचार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है सहमत नहीं थे आचार्य शुक्ल के मत से। द्विवेदी जी ने नए शोधों के आधार पर पता लगाया अमीर खुसरो की रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं है। यह मत जो है वो द्विवेदी जी का है। विद्यापति की पदावली जो है वो क्या है, श्रृंगारिक रचनाएं हैं। उसी तरह से कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो, हमीर रासो, ये सभी क्या है, अपभ्रंश की रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो की तो प्रमाणिकता पर ही संदेह है। आदिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो, जिसकी प्रमाणिकता को लेकर के बहुत विवाद हुए हैं। यह अर्ध प्रमाणिक रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना जो है माना है। जयचंद प्रकाश, जयमत जस चंद्रिका, ये दोनों ही रचनाएं नोटिस मात्र हैं। बिसल देव रासो वीर रस की रचना नहीं है। बिसल देव रासो को श्रृंगार परक रचना मानी जाती है। बिसल देव रासो और कुमान रासो दोनों ही जो जिनका रचना काल जो है वो 16वीं शताब्दी माना गया है, ये दोनों ही रचनाएं इस काल के भीतर नहीं आती। परमाल रासो उपलब्ध नहीं है। जो रचना उपलब्ध नहीं है उसे आधार पर इस काल की रचना नहीं माना जाए, इसीलिए शुक्ल जी के द्वारा दिया गया वीर गाथा काल जो नाम था वो भी उचित नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में अनेक मत दिए कि वीर गाथा कहने मात्र से इस काल का जो नाम है वो वीर गाथा काल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह नहीं था कि केवल वीर गाथाओं की रचना या वीर पर काव्य की रचना ही इस काल के अंदर कही गई। इस काल के अंदर अनेक प्रकार की रचनाओं का शामिल किया गया, चाहे वो श्रृंगारिक हो, वीर गाथात्मक हो। प्रमाणिकता को लेकर के भी संदेह रहे हैं, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को वीर गाथा काल नाम देना उचित नहीं समझा। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्ध सामंत काल की। यह मत जो था वो है राहुल सांकृत्यायन की। इस काल को इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा। इसकी समय सीमा 760 से 1300 ईस्वी तक मानी गई। उनकी मान्यता है यह नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है, सिद्ध और सामंत। सिद्ध रचनाकार थे। इस आदिकाल के अंदर सिद्ध, नाथ और रासो अनेक प्रकार के जो रचनाकार हैं वो हुए हैं, रचनाएं हुई हैं। सामंत रचना प्रेरक है। राहुल जी का यह नाम भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। इसका भी विरोध जो है वो किया गया। यह नाम जो है वो तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि इस काल में न केवल सिद्धों के द्वारा बल्कि नाथपंथियों के द्वारा, हठ योगियों के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा अलग अलग रचनाएं जो है वो की गई हैं। इसीलिए सिद्ध जो काल है या सिद्ध सामंत काल है वो इस काल को नहीं कहा जा सकता, इसे नजरअंदाज किया गया है। तो यह भी जो तर्क था वो मान्य नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संधि काल और चारण काल की। बाद में रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल और चारण काल के नाम से नाम दिया। उन्होंने इस पूरे कालखंड को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक तो संधि काल और दूसरा इन्होंने दिया नाम दिया चारण काल। चारण काल, संधि काल नाम से भाषा के आधार पर उन्होंने संधि काल नाम दिया। इस समय तक अपभ्रंश अपनी अंतिम अवस्था में थी। अपभ्रंश जो थी वो अपनी अंतिम अवस्था पर थी और हिंदी की जो बोलियां थी उनका भी जो प्रारंभ था वो हो चुका था। वर्मा जी के पहले भाग का नाम संधि काल और दूसरे भाग का नाम चारण काल दिया, लेकिन यह भी किसी चारण कवि या उनकी रचनाओं का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। यह नामकरण भी भाषा और जाति विशेष के आधार पर किया गया। यह नाम भी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर इशारा जो है वो नहीं करता है, या साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार जो है उन्होंने नहीं बनाया। प्रवृत्ति साहित्यकारों ने यह नाम स्वीकार नहीं किया, तो यह भी जो नाम था वो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। संधि काल कह देने से या चारण काल कह देने से इस काल की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट बात करते हैं बीज वपन काल की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल नाम दिया। यह नाम कुछ हद तक तो सार्थक प्रतीत होता था। इस नाम का अभिप्राय था उस समय जो था वो हिंदी का अंकुरण हो रहा था, मतलब हिंदी जो भाषा थी उसका बीज जो है बोया जा रहा था, हिंदी साहित्य जो है वो लिखा जा रहा था, साहित्य के अंदर जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग था वो है वो किया जा रहा था। लेकिन बीज वपन नाम से उस समय की हिंदी के प्रौढ़ होने का पता नहीं चलता है। बीज वपन होने से प्रौढ़ होने का पता नहीं चलता है। साहित्य के प्रारंभिक रूप का पता चला है। उस समय आदिकाल की अगर हम बात करते हैं तो आदिकाल के अंदर जो साहित्य था वो प्रारंभिक रूप था। इसके विपरीत इस कालखंड में रचे गए साहित्य की विशाल परंपरा हमारे सामने नहीं है। साहित्य, भाव और विषय की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है, अतः यह नाम भी असंगत जान पड़ता है। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। इस नाम से थोड़ा हेर फेर करते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इस काल को वीर काल नाम दिया गया। यह कोई नया नाम नहीं था, बल्कि उन्होंने आचार्य शुक्ल का जो नाम दिया उसी की तर्ज पर रखा गया।
अनेक विद्वानों ने अलग-अलग नामों से संबोधित किया आदिकाल को। आदिकाल को किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने बीज वपन काल, ग्रियर्सन के द्वारा चारण काल कहा गया। एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या-क्या नाम दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आदिकाल की, आगे चल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया। आदिकाल जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। लेकिन उनका मानना यह भी नहीं था कि ये अपने आप में पूर्ण है। वह नहीं, इस तर्क से भी सहमत नहीं थे कि सिर्फ आदिकाल कह देने से इस काल की पूर्ण प्रवृत्तियां जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन जब तक कोई और सार्थक नाम दिखाई नहीं देता, इस काल को आदिकाल ही नाम दिया गया। मतलब जब तक कोई और जो प्रवृत्ति है वो झलक दिखाई देती है, तब तक इस काल को आदिकाल नाम दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था इस नाम से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि तो होती है। स्वयं द्विवेदी जी ने द्वारा किया गया नामकरण में भी अर्ध स्वीकृति झलकती है। द्विवेदी जी का मानना था कि यह एक भ्रामक जो स्थिति है वो उत्पन्न कर देता है। आदिकाल का मतलब है कि आदिकाल में बहुत प्राचीन समय में लिखा गया जो साहित्य है उसे हम आदिकाल के नाम से संबोधित करेंगे। लेकिन विद्वानों ने, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सब विद्वानों ने आदिकाल नाम ही स्वीकार किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।